मेनली मेरा जो तैयारी का बूस्टअप होने का सबसे बड़ा जो रोल था वो मॉक टेस्ट का ही था। मेरा मॉक टेस्ट में बहुत रुझान रहा है। मैंने एक मतलब जब नॉर्मली तैयारी करते थे तो एक दिन में एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लिया, लेकिन मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका असेसमेंट भी जरूरी है। मॉक टेस्ट आपने लगाया, किस टॉपिक में आप फंसे हैं, आपका किस चीज़ का सवाल गलत हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ लगा के अपना नंबर चेक करके नहीं निकल जाना है, उसका एनालिसिस से बहुत जरूरी। पहले मैं ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ, रेलवे में नागपुर डिवीजन में एज अ ट्रैकमैन मैंने काम किया है। फिर वहाँ पे रह के मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ा, ऑनलाइन तैयारी की और उससे ही हमको काफ़ी बूस्टअप मिला। आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ट्रिक आपके अंदर खुद से आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाए। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़्यादा। खान सर से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा। इसके बाद फिर उनसे हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा और फिर इसके बाद ज़्यादातर बुक से ही लूसेंट से मैंने प्रैक्टिस की। लूसेंट को कम से कम 4-5 बार पढ़ा होगा, क्योंकि आप पढ़ के ख़त्म कर जाएंगे। जीएस ऐसा चीज़ है, हो सकता है उसमें फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें ना याद रहें, इसलिए फिर उसको रिपीट एंड रिपीट। जीएस का तो कॉन्सेप्ट ही है रिपीट एंड रिपीट। ग्रुप स्टडी तो जीएस के लिए सबसे मेन रोल रखता है। हालांकि मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि मैं अकेला रहता था और अकेले ही तैयारी करना था। फिर बाद में जब मैं सेलेक्ट होके दूसरी जगह जॉब करने लगा, जॉब के साथ फिर हमारे लोग मिले जो साथ में ड्यूटी करने वाले, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे थे। तो उस दौरान फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, तब मुझे समझ में आया कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। CBT 1 का जब रिजल्ट आया तो मेरा सारे लेवल में रिजल्ट हुआ था। लेवल 6, 5, 4 तो शायद मेरे बोर्ड में था नहीं, 3 और 2। लेवल 3 में CCTC के पद पे जब चयनित होंगे तो आपका स्टार्टिंग बेसिक सैलरी लगभग 42 प्लस ही स्टार्ट होगा और बाकी सिटी टू सिटी डिफर कर सकते। फ्रेंड्स, अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है जो कि 25 और 26 जनवरी 2025 तक लाइव रहेगी। तो इसमें यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 351 रुपये में पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक परचेज नहीं किया है टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन तो इसे परचेज कर ले और डेली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अभी एग्जाम को क्रैक करने में जब से ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना शुरू हुआ है CBT मोड में, तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। और टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, सभी तरह के टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। आप आराम से टेस्ट लगा सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो आप इसे जरूर से जरूर लगाएं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कमेडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है धनंजय जी, जो कि CCTC में पोस्टेड है। तो जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना स्ट्रेटेजी काफी फायदेमंद होता है। तो चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। धनंजय जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपने रेलवे के प्रति आपका रुझान कहाँ से आया? जी, रेलवे का हमारे पिताजी के चाचा जी रेलवे में थे, तो देखते थे रेलवे की फैसिलिटीज़, रेलवे की सैलरी, मेडिकल फैसिलिटीज़, पास आना जाना, तो थोड़ा सा रेलवे के प्रति रुझान मेरा ज़्यादा रहा। और SSC की तैयारी करते थे, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट अच्छा खासा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उससे पहले हम रेलवे में सेलेक्ट हो गए। और आपकी तैयारी कैसी थी, ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी? देखिए, हमने ऑफलाइन भी तैयारी किया हुआ है। जब मैं SSC की तैयारी कर रहा था तब ऑफलाइन भी तैयारी की। तो ऑफलाइन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा और उससे पहले मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद फिर पहले मैं ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ, रेलवे में नागपुर डिवीज़न में एज अ ट्रैकमैन मैंने काम किया है। फिर वहाँ पे रह के मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ा, ऑनलाइन तैयारी की और उससे ही हमको काफ़ी बूस्टअप मिला। मतलब आपका कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हुआ है? हाँ, जिसमें मेजर रोल ऑनलाइन का ही रहा है। अब धनंजय जी से जानेंगे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताइए। मैथ्स आपने कहाँ से पढ़ा था? मैथ्स मैंने ऑफलाइन तो कानपुर में रोहित प्रताप सिंह के यहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने कैरियर ऐप पे गगन प्रताप सर से मैथमेटिक्स पढ़ा है मैंने, और उसको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद फिर बुक से ही, ज़्यादातर मेजरली बुक से ही प्रैक्टिस किया हुआ है। जैसे बुक के बारे में बताया, तो बुक के लिए आपने कौन सा बुक फॉलो किया था मैथ्स के लिए? मैंने मैथ के लिए राकेश यादव का 9800 जो 9800 बुक है वो मैंने पढ़ा है, और गगन प्रताप का भी एक बुक है मेंस की, सीजीएल मेंस की तैयारी के लिए। तो
पता चल चुका था कि मेंस इस रेलवे के मेंस में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर मैंने सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट किया। जैसे मैथ्स में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जी तो 30 क्वेश्चन में कितना करना सही सेफ स्कोर होगा सीबीटी 1 के लिए? देखिए, अब मैथ तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वाजिब रूप में देखा जाए तो आपको लगभग पूरे सही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप सेफ हैंड जाना चाहते हैं तो 27 to 28 करना चाहिए, अगर अदर सब्जेक्ट में क्वेश्चन चाहिए तो। एक दिन में बच्चे मैथ्स में कितना समय दे? अभी स्टार्टिंग है तो कम से कम 2 घंटे तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 घंटे। 2 घंटे मिनिमम। मिनिमम। और जैसे मैथ में बहुत सारे बच्चे ट्रिक से बनाते हैं, तो ट्रिक का क्या रोल है? ट्रिक ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में तो काम आ जाते हैं, लेकिन जो मैंने बताया ना कि 25 से 26 क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन वो जो 3-4 क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट से ही हो पाते हैं। तो ट्रिक का भी रोल है, लेकिन वो आपको बहुत स्कोरिंग या ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ट्रिक आपके अंदर खुद से आ जाएगी किसको। जैसे मैथ में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो टीचर बदल बदल के करते हैं, अगर ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं जी, तो कभी ये सर से पढ़ते हैं, कभी ये सर से पढ़ते हैं, इनसे उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता। ये उनके लिए क्या करना चाहिए? जी, ये गलत तरीका है। आप किसी भी एक टीचर को पहले सोच लीजिए किससे पढ़ना है, और फिर आप उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे जाइए, पूरा सिलेबस खत्म कीजिए। सिलेबस खत्म करना है आपको, आप अपने हिसाब से एक बार कोई भी टीचर देख लो और सिलेबस खत्म कर लो। सिलेबस खत्म कर लिया, फिर इसके बाद आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है। ज़्यादातर आपको मैथ की कोई एक बुक प्रैक्टिस कर लेना है, इसके बाद प्रीवियस ईयर टीसीएस के जो भी क्वेश्चन है उन पे प्रैक्टिस करना होगा। अब रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग को आपने कहाँ से किया था? रीजनिंग तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। रीजनिंग मैंने बुक से ही किया है, आर एस अग्रवाल की बुक आती है, उस बुक को ही मैंने किया, जो मतलब बैंक लेवल का था। तो रीजनिंग में थोड़ा सा लॉजिक का रहता है, उसका थ्योरी पढ़ लिया और अपने हिसाब से फिर सेल्फ प्रैक्टिस ही किया है। रीजनिंग का कहीं क्लास व्लास कोचिंग नहीं किया मैंने। रीजनिंग की रेलवे की लेवल्स कैसी रहती है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है रीजनिंग में? जी, आज की डेट में तो बहुत अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी जा रही है। मतलब पूरे क्वेश्चन कर पाना रीजनिंग के कंप्लीट थोड़ा सा टफ ही माना जा सकता है। रीजनिंग अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसा कि रीजनिंग में आप कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप फंसे हो? रीजनिंग में ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई लगा नहीं जो मतलब नहीं हो सकता है। मतलब रीजनिंग में आप कितना समय देते थे? रीजनिंग के लिए लगभग 1 घंटा डेली। 1 घंटा काफी है? अच्छा। इनफ। अब जीके जीएस के बारे में बताइए, जीके जीएस आपने कहाँ पर से पढ़ा था? जीके जीएस मैंने ऑनलाइन में पढ़ा खान सर से। अब खान सर से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा। इसके बाद फिर उनसे हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, और फिर इसके बाद ज़्यादातर बुक से ही लूसेंट से मैंने प्रैक्टिस किया। लूसेंट को आपने पूरा खत्म कर दिया था? हाँ जी, लूसेंट को मैंने पूरा पढ़ा। कितनी बार पढ़ा लूसेंट को? लूसेंट को कम से कम 4-5 बार पढ़ा होगा, क्योंकि आप पढ़ के ख़त्म कर जाएंगे। जीएस ऐसा चीज़ है, हो सकता है उसमें फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें ना याद रहें, इसलिए फिर उसको रिपीट एंड रिपीट। जीएस का तो कॉन्सेप्ट ही है रिपीट एंड रिपीट। और जीएस के लिए ग्रुप स्टडी का क्या रोल है? बहुत रोल है। ग्रुप स्टडी तो जीएस के लिए सबसे मेन रोल रखता है। हालांकि मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं अकेला रहता था और अकेले ही तैयारी करना था। फिर बाद में जब मैं सिलेक्ट होके दूसरी जगह जॉब करने लगा, जॉब के साथ फिर हमारे लोग मिले जो साथ में ड्यूटी करने वाले, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, तब मुझे समझ में आया कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और लूसेंट को बुक को आपने कैसे पढ़ा? टॉपिक वाइज पूरा खत्म करते कैसे पढ़ा? तो पढ़ने का तरीका बताइए। हमारा था कि जैसे छोटे छोटे टारगेट सेट करते थे कि हिस्ट्री जैसे उसमें दिया हुआ है, तो अब मेरा है कि हिस्ट्री मुझे पढ़ना है, तो हिस्ट्री को मतलब बना दिया कि इसको 10 दिन में ख़त्म करना है। तो उसमें जो पहले से, क्योंकि क्लास मैंने लिया हुआ है, तो अगर क्लास लिया है तो फिर कुछ चीज़ें पहले से आती हैं, तो जो आती हैं उसको जल्दी जल्दी से पढ़ के ख़त्म किया, और जो उसमें एक्स्ट्रा है उसमें थोड़ा सा ध्यान दे के ख़त्म किया, लेकिन उतने अपने टारगेट के अंदर उसको ख़त्म करना है। फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरह से उसको डिवाइड करके करते थे, और फिर ख़त्म हो जाने के बाद फिर से रिपीट हुई। करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा? करंट अफेयर मैंने सरकारी जॉब न्यूज़ चैनल से ऑनलाइन ज़्यादातर पढ़ते थे, और इसके बाद एजुटेरिया का जो बुक आता है एग्जाम टाइम पे, उस पे करते थे। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अब रोल तो ठीक ठाक है, लेकिन अब मेरे हिसाब से 50% के आसपास रोल मान सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा, क्योंकि पहले रेलवे के, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में
पहले बहुत इजी लेवल के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रहते थे, अब उनका लेवल काफ़ी ऊपर जा चुका है पहले के कंपैरिजन में। तो ठीक है, 50% क्वेश्चन तो रहते हैं उस लेवल के, लेकिन 50% के लिए आपको अच्छी तैयारी चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर 50% प्रीवियस से पूछे जाएंगे उस टाइप के, तो 50% कुछ अलग हो सकता है, कुछ लेवल बढ़ सकता है। हाँ, लेवल बढ़ सकता है, क्वेश्चन में अलग क्या ही होगा, सब कॉन्सेप्ट तो सब वही है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है, थोड़ा न्यू अप्रोच की जरूरत पड़ती है। मॉक टेस्ट आपने कहीं से दिया था? मेनली मेरा जो तैयारी का बूस्टअप होने का सबसे बड़ा जो रोल था वो मॉक टेस्ट का ही था। मेरा मॉक टेस्ट में बहुत रुझान रहा है। मैंने एक मतलब जब नॉर्मली तैयारी करते थे तो एक दिन में एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लिया, और जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आया तो अगर किसी टॉपिक में मुझे लग रहा है, अकेले बैठ के सोचा कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा कमज़ोर है, तो उसमें मैंने मॉक टेस्ट मतलब उसको रिवाइज कर लिया। लेकिन मॉक टेस्ट पे विशेष जोर रहता था। मॉक टेस्ट हो सकता है 2 लगा लिया, एक सुबह एक दोपहर एक शाम में भी कर लिया, कभी रात में एक्स्ट्रा टाइम है तो 2 रात में भी कर लिया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका असेसमेंट भी जरूरी है। मॉक टेस्ट आपने लगाया, किस टॉपिक में आप फंसे हैं, आपका किस चीज़ का सवाल गलत हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ लगा के अपना नंबर चेक करके नहीं निकल जाना है, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चे ने मॉक टेस्ट दिया और उसका मान लीजिए मार्क्स कम आता है, अगर 100 क्वेश्चन के किए हैं उसके 30-40 आता है, तो उसको क्या वो डीमोटिवेट हो जाना चाहिए उनको? ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट का भी रहता है कि पहले मॉक टेस्ट वैसे स्टार्टिंग से नहीं देना चाहिए। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपके सामने कोई साथ में रहने वाला, तैयारी करने वाला मॉक टेस्ट दे रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, आप भी देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। आपको मॉक टेस्ट देना तभी है जब आप तैयारी पूरी कर लें। हाँ, फिर भी अगर आपका नंबर मॉक टेस्ट में कम आ रहा है, आपका नंबर मॉक टेस्ट में कम आया, तो फिर आप देखिए किस किस टॉपिक में मेरा गलत हो रहा है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और सेल्फ वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं से असिस्टेंट लेना पड़ेगा, यूट्यूब या कहीं से। आपके रॉ मार्क्स कितने थे? मेरा रॉ मार्क्स लगभग 73 के आसपास था। CBT 1? जी, CBT 1 में। और CBT 2 में? CBT 2 में शायद नॉर्मलाइजेशन तो था नहीं, मेरा मार्क्स था 86 के आसपास, 86 पॉइंट कुछ था। आपकी CBT 1 और CBT 2 की सेम स्ट्रेटेजी थी तैयारी की, या फिर उसमें कुछ डिफरेंट था सर? मतलब CBT 1 में हम तो जानते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होने वाला है एग्ज़ाम, तो उसको नॉर्मली जैसे तैयारी करते रहते बस रिदम में चले गए। फिर CBT 1 का जब रिजल्ट आया तो मेरा सारे लेवल में रिजल्ट हुआ था, लेवल 6, 5, 4 तो शायद मेरे बोर्ड में था नहीं, 3 और 2। तो इसके बाद फिर लेवल 6 का जब एग्ज़ाम आया तो कहीं ना कहीं मैं गेस कर गया था कि बहुत अच्छे लेवल का पेपर आने वाला है, क्योंकि देख रहे हैं अदर एग्जाम में SSC वगैरह में कहीं भी तो बहुत टफ पेपर आ रहा है। तो ये तो था कि पहले के मुकाबले टफ आएगा, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, ज़्यादा टफ लेवल के सवाल लगाने शुरू किए, मैथ का हो या रीजनिंग का। फिर इसके बाद मतलब प्री से तो काफ़ी अच्छा लेवल का तैयारी करना पड़ा। फिर मेंस में भी मेरा पास हुआ, और इस तरह से। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था, भैया क्या B2 मेडिकल में आई लेसिक सर्जरी करा ले तो अलाउ होगा या नहीं, बताइए। फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस CCTC है उनका, इनके लिए बताइए। देखिए, CCTC का मेडिकल जब होता है तो उसमें लेसिक सर्जरी का भी टेस्ट वहाँ पे होता है, आपने कराया है या नहीं। तो लेसिक सर्जरी आप अगर कराए होंगे तो वहाँ पे मतलब वो डिटेक्ट हो जाएगा, और वो फिर आपको C2 मेडिकल कैटेगरी में डाल देगा। CCTC में B2 मेडिकल तक लेता है, इसलिए फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का माइनर मिस्टेक हो जाता है, जैसे फादर्स नेम में कुछ रॉन्ग हो जाता है, या फिर कुछ नाम बेसिक। तो DV में क्या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो भर के दिया था, जो ऑनलाइन किया था, तो उनके पास उसका प्रिंट आउट रहता है, वो उससे आपके डॉक्यूमेंट्स को मैच करते हैं। अगर आपका जरा सा अभी कुछ भी मिस्टेक है, फादर्स नेम या स्पेलिंग या कुछ भी स्पेस तक का भी अगर आपका मिस्टेक है, तो फिर वहाँ पे एफिडेविट बना के देना होता है। जब आपने अपना रिजल्ट देखा था, जब आप क्वालिफाई हो गए थे, उस टाइम रिजल्ट देखने टाइम आपकी कैसी फीलिंग? काफ़ी अच्छा फील होता है। कोई भी कैंडिडेट अगर मेहनत कर रहा है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मन में थोड़ा उत्साह होता ही है कि चलो नौकरी लग गया। अभी मेरा सलाह, पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि अभी आपको ज़्यादातर फोकस मॉक टेस्ट पे करना है, और मॉक टेस्ट का असेसमेंट, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या जिसके क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, उतना उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस पर बाद में आप एनालाइज करके उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लें। लेकिन मॉक टेस्ट पे विशेष जोर रहना चाहिए, क्योंकि अब आप नया कुछ भी सीखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। जो पढ़ा है वो तो आपका कंप्लीट है ही, मॉक टेस्ट लगाइए, जो नहीं है उस पर काम कीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू
जो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल आई होप होगा। तो दोस्तों जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। और धनंजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए।